देखो, बहुत ही सुंदर टॉपिक है। देखते हैं हम लोग कि संविधान निर्माण और बिहार। देखिए 1939 के बाद से सारे बच्चों को पता है कि जब पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया तो उसके बाद में जो सिनारियो था, खास करके हमारे भारत का, औपनिवेशिक भारत का, या फिर ब्रिटेन का, या फिर किसी अन्य देश का जो इस युद्ध में शामिल थे, उनका पूरा परिदृश्य या परिवेश ही बदल गया। और सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कौन? हमारा भारत। क्योंकि हम भारत में भारत की बात करेंगे, दूसरा की बात हम नहीं करेंगे। किसको बम मारा, कहाँ गिरा, सो हमको मतलब नहीं है। हम भारत की चर्चा करेंगे। और भारत में भी हम किस खंड को उठाएंगे? बिहार खंड को उठाएंगे, क्योंकि हमको बिहार स्पेशल के लिए पढ़ाई करनी है। ठीक, अब यहाँ देखिएगा, सारे बच्चों को पता है कि 1939 में जब यहाँ के वायसराय ने क्या किया था कि इंडिया को, यानी इंडियन गवर्नमेंट को, यहाँ कह दो इंडियन गवर्नमेंट को कांग्रेस से बिना पूछे हुए कहाँ झुक दिया था? द्वितीय विश्व में शामिल कर लिया गया था। और वायसराय ने अनाउंस कर दिया कि भारत की जनता पूरे तन मन धन और बिल्कुल लगाव से ब्रिटेन की सरकार के साथ में है, और वो ब्रिटेन की सरकार की मदद कर रहा है दूसरे विश्व में। तो कांग्रेस सबको यह पता चला कि भाई ये तो फर्जी बात बोल रहा है, हमने तो ऐसे कुछ बात बोला नहीं है। तो रोष बस में आकर के क्या किया, जितने भी कांग्रेसी मंत्रिमंडल थे 11 प्रांत में, सबने इस्तीफा दे दिया। हमारे कांग्रेस ये कृष्ण सिंह ने भी कहा दिया, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। ठीक, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, 1939 से लेकर के जब इस्तीफा दिया कौन? श्री कृष्ण सिंह। भारत को छोड़ दो, 1945 तक। डेट इसलिए बोलते हैं ताकि डेट में आपको थोड़ा सा समझ में आता चला जाए कि कैसे कैसे सिनारियो हमारा बना। आई बात समझ में? 1939 में जब हमारे श्री एसके सिंह साहब ने रिजाइन दिया, तो 1939 से लेकर के 1945 तक ये एरिया कौन सा है बताओ तो? चांदनी। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टेन्योर चला ना, 5-6 साल तक। यह सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय है। तो 1939 से 1945 तक जब तक द्वितीय विश्व होता रहा, तब तक हमारा क्या था? इधर में बिहार विधानसभा स्थगित रहा। बिहार विधानसभा क्या रहा? स्थगित रहा। स्थगित का मतलब हो गया कि अब बिहार की जो सरकार में जो भी कानून बनता था, वह कानून कौन बनाता था? वायसराय अपने मौखिक रूप से बनाता था। क्योंकि बिहार का विधानसभा भी स्थगित था, और जो हमारा केंद्रीय विधानसभा था, जिसको संसद बोलते हैं वर्तमान में, वह भी भंग था। भाई युद्ध में जो सरकार लगी हुई है, सरकार थोड़ी ना बनाएगा। अगर हम भारत ही अगर युद्ध में लग जाए तो क्या होगा? पूरा सरकार को भंग करके अपना पावर संसद ले लेगा। लेकिन वो पूरा पावर किसको मिल गया? वायसराय को मिल गया। अब यहाँ चीज समझो, 1939 से 1945 तक जब तक द्वितीय विश्व चलता रहा, तब तक ब्रिटेन की सरकार के कहने पर, वायसराय के एक वक्तव्य के आधार पर 1939 से 45 तक बिहार विधानसभा स्थगित रहा। इसका यह मतलब हुआ कि इस टेन्योर में बिहार विधानसभा में कोई भी कानून नहीं बन पाया। आपसे पूछा जाता है कि बिहार विधानसभा कितने वर्षों तक बंद रहा था? तो देखो 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, यह 7 साल होता है। ध्यान रखना, घटाओगे तो 6 साल होगा, 7 साल होगा बस। और टेन्योर यह याद रखना। अब यहाँ ध्यान दो कि जब 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, तो पूरी सरकार को लगा, क्या ब्रिटेन सरकार को लगा कि अगर हम अब चुनाव नहीं करवाएंगे, चूंकि चुनाव करवाना अनिवार्य बना दिया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। बात समझ में कि हर 5 साल पर प्रांतीय चुनाव होगा, संसदीय चुनाव होगा। बहुत लंबा समय हो गया हुआ था। तो उसी कानून को आधार बना करके जब द्वितीय विश्व समाप्त हुआ, तब हमारे भारत के जो वायसराय थे, लॉर्ड वेवेल नाम था उनका, उन्होंने 19 सितंबर 1945 को यह घोषणा किया कि अब भारत में 1945 से लेकर के 1946 तक क्या किया जाएगा? चुनाव करवाया जाएगा। हमारी बात को ध्यान से सुनना। 45 तक युद्ध चलता रहा, मतलब युद्ध खत्म हो गया लगभग। अब क्या हुआ कि 19 सितंबर 1945 को जो उस समय में तत्कालीन भारत के वायसराय थे, उनका नाम था लॉर्ड वेवेल। क्या नाम था? लॉर्ड वेवेल। इन्होंने घोषणा किया, यानी नहीं होता कि राज्यपाल को तो पावर होता है, तो राष्ट्रपति था उस समय पावर था, एक अध्यादेश जारी कर दिया कि अब हम क्या करेंगे? चुनाव करवाएंगे। इन्होंने घोषणा किया गया कि अब भारत में चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव करवाया जाएगा। तो आपको पता है, हम लोगों ने पढ़ा कि भारत में 2 प्रकार की शासन व्यवस्था हुआ करती थी, है ना? पहला क्या था? हमारा संसदीय चुनाव। संसदीय मत लिखिए, संसदीय तो अभी क्या चल रहा है ना, मतलब अब ये यूं कहें कि केंद्रीय विधायिका का
केंद्रीय विधायिका का, जिसको कि वर्तमान में क्या बोलते हैं, संसद बोलते हैं। और दूसरा में क्या होगा हमारा प्रांतीय चुनाव, प्रांतीय विधायिका, प्रांतीय विधायिका, या किसी किसी किताब में आपको ना प्रांतीय राज्य विधायिका भी लिखा जाता है। हमने क्या कहा, फिर से दोबारा सुनना कि इलेक्शन में जब युद्ध चलता रहा तो विधानसभा भी भंग था और हमारा केंद्रीय विधानसभा भी बंद था उस समय में, जो संसद वर्तमान में है। तो जब वेबल को लगा क्या कि नहीं अब मामला खराब होगा, तो इन्होंने अनाउंस कर दिया, डेट याद रखना। तो अब क्या किया कि भारत में बोला गया कि चुनाव हम करवाएंगे, कब, केंद्रीय विधायिका का, ताकि जिसमें सांसद चुन करके जाते हैं, और प्रांतीय विधायिका का। जरा बताओ तो चांदनी कि 1945 तक भारत में प्रांतों की संख्या कितनी थी? 11। हाँ बहुत बढ़िया, 11 था। यानी एक आपको भारत पूरे अखिल भारतीय स्तर पर चुनाव करवाना था, और अगला चुनाव कहाँ करवाना था हमको, प्रांतों में, 11 प्रांतों में। तो अब यहाँ पर समझने बात, अब नीचे कर देते हैं ताकि नीचे का दिखाई देगा। अब यहाँ एक बात और समझो कि जब प्रांतीय विधायिका का चुनाव होगा, संसदीय और केंद्रीय विधायिका का चुनाव होगा, सबसे पहले किसका चुनाव करवाया जाएगा? तो कॉमन सेंस की बात है ना, सबसे पहले संसदीय चुनाव करवाया गया। बात समझ में आया? देखो सबसे पहले क्या किया गया, केंद्रीय विधायिका का चुनाव करवाया गया। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अब इनका लॉर्ड वेबल ने बोल दिया, तो इन्होंने क्या किया, लॉर्ड वेबल ने कहा कि जो भी चुनाव होगा, चाहे केंद्रीय विधायिका का हो या फिर प्रांतीय विधायिका अथवा राज्य विधायिका का, यह दोनों प्रकार का चुनाव 1945 से लेकर के 1946 के बीच में, यानी लगभग 7-8 महीना में ही खत्म करेंगे। तो सितंबर में अनाउंस किया है, तो अक्टूबर से बिल्कुल इलेक्शन शुरू हो गया था हमारे भारत में। अक्टूबर से लेकर 46 में लगभग जून जुलाई तक खत्म हो गया, 5-7 महीने इलेक्शन चला था। तो इसी 5-7 महीना में सोचो कि कितना त्वरित कार्रवाई किया गया इलेक्शन के रूप में, कि दोनों को उनको क्या करवाना पड़ेगा, इलेक्शन करवा करके मामला को खत्म करना। यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ समझने में दिक्कत? आगे बढ़े, आगे चले। मेरा नेट थोड़ा बबलिंग कर गया था, वो 19 सितंबर 1945 समझा दीजिए ना फिर से। 1949 सितंबर को लॉर्ड वेबल ने कहा कि अब क्या विश्व समाप्त हो गया हुआ, तो भारत में हम क्या करेंगे, चुनाव करवाएंगे। चुनाव 2 प्रकार का करवाना था हमारे यहाँ, केंद्रीय विधायिका का चुनाव करवाना था और राज्य विधायिका करवाना था। इन्होंने इसके लिए 2 टर्म रखा कि 1945 में हम चुनाव करवाएंगे, फिर 96 में करवाएंगे। सितंबर में क्या किया गया, सितंबर में तो डेट अनाउंस कर दिया, अक्टूबर से लेकर के जुलाई 46 तक चुनाव करवाता चला गया। सबसे पहले केंद्रीय विधायिका का चुनाव किए करवाया गया, इसके बाद में प्रांतीय विधायिका का चुनाव करवाया गया। हमने यही बात बोला है। आगे बढ़े, देखो इसको रटो मत, समझो, सब साइकिल है, साइकिल समझ में आएगा, एकदम तेजी में चलते चले जाओगे सारे बच्चे। और देखिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हमने क्या कहा कि पहले केंद्रीय विधायिका यानी संसद का चुनाव होगा। संसद लिखना मत या संसद बोलना मत, हम समझाने के लिए आपको बोल रहे हैं। पहले केंद्रीय विधायिका का चुनाव करवाया जाएगा। तो इसी संदर्भ में क्या हुआ, 1946 ईस्वी में ही अक्टूबर के महीना में भारत में केंद्रीय विधायिका का चुनाव करवाया गया। क्या करवाया गया, भारत में केंद्रीय विधायिका का चुनाव करवाया गया। तो केंद्रीय विधायिका में जितनी भी सीटें उस समय हुआ करती थी, वो हमारे बहस की बात नहीं, वो पॉलिटी में जब पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे हम लोग। तो केंद्रीय विधायिका में क्या था कि देखो, जैसे कि हमारे पास क्या है, यह पूरा ऐसे मत समझिए इसको क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे आप। जैसे वर्तमान में देखती हो ना, अभी मान लो कि अभी जो हमारा भारत का परिवेश है, देखती हो ना कि दिल्ली में यहाँ पार्लियामेंट है, मान लो यहाँ बिहार है, तो बिहार से देखती हो ना कि लोकसभा के सदस्य कुछ सीट रिजर्व किया गया हुआ है, कुछ राज्यसभा का सीट रिजर्व किया गया हुआ है। उसी प्रकार 1946 में ना कि केंद्रीय विधायिका में बिहार से कितने सीट आरक्षित किए गए थे, किसी बालक बालिका को है जानकारी इस विषय में? देखो 1946 में केंद्रीय विधायिका में बिहार से 10 सीट क्या किया गया था, 10 सीट इसको आवंटित किया गया था। यानी बिहार से 10 व्यक्ति चुन करके आएंगे और कहाँ बैठेंगे, हमारे केंद्रीय विधायिका में यानी संसद में बैठेंगे। क्लियर हुआ ये चीजें? तो जब 10 सीटें आवंटित कर दी गई, तो अब क्या है कि पार्टी तो बहुत था, जैसे देखो कांग्रेस पार्टी था, मुस्लिम लीग था, मोमिन कॉन्फ्रेंस था, मुस्लिम 2 भाइयों ने मिलकर बनाया था उनको, निर्दलीय उम्मीदवार था। तो 10 सीट में क्या हुआ कि सबसे बड़ी बात है कि 10 सीटों में से जो 8 सीट था ना, इस 8 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ने खूब विजय किया और कहां पहुंच गया, सीधे यहाँ पर केंद्रीय विधायिका में।
हमको इतना ही समझना है कि केंद्रीय विधायिका में जब 1946 में इलेक्शन करवाया गया तो बिहार से कितना सीट दिया गया था। वैसे अभी पहले उस समय में कितना था, 10 सीट था। तो 10 सीट में से 8 सीट पर कौन जीत करके आया? कांग्रेस जीत करके आया। यही सब। अब यहाँ देखिए, इसका तो चुनाव हमारा हो गया, यानी अब इसका इलेक्शन हमारा हो गया। तो अब कौन सा हिस्सा बचा? प्रांत में क्या क्या होगा बताओ तो नीता। जैसे बिहार प्रांत हो गया, उड़ीसा प्रांत हो गया, बंगाल प्रांत हो गया, आसाम प्रांत हो गया, पंजाब प्रांत हो गया, बताए थे ना। बम्बई प्रांत हो गया, मद्रास प्रांत हो गया, मध्य प्रदेश प्रांत हो गया, ये पूरा उत्तर वाला प्रांत हो गया, सीमांत प्रांत है ना। तो जितने प्रांत था, तो 1946 में जब अक्टूबर में चुनाव हो गया, तो अब अगले ये 45 लिखो, लिख दिया हमने। ये 45 में जब इलेक्शन हो गया, तो अगले साल फरवरी से लेकर के मार्च के बीच में 1946 में क्या हुआ, पूरे भारत में प्रांतीय चुनाव करवाए गए, यानी प्रोविंशियल इलेक्शन करवाया गया। ये पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है। पहले इसका चुनाव करवा दिया गया हमको, अब कहाँ पर आया हमारा प्रांतीय चुनाव का। अब बताओ तो चांदनी, प्रांतीय चुनाव में बिहार में कितना सीट था प्रांत का? बिहार विधानसभा में कितना सीट था? प्रयास तो नहीं की, फिर अभी डांट सुन जाओगी हमसे। तुम बताओ तो पल्लवी, कितना सीट था बिहार विधानसभा में? 52 सर। हाँ, 152 सीट नहीं था, सब भुला गई हो। अब देखो 1946 में क्या हुआ, प्रांतीय चुनाव हुआ। इस माइक बंद करो सारे बच्चे। इस प्रांतीय चुनाव में 152 सीटों पर कहां करवाया गया? बिहार विधानसभा में चुनाव कर। माइक बंद कर लो। बिहार विधानसभा में क्या करवाया गया? बिहार विधानसभा का चुनाव करवाया गया। 152 सीट आवंटित किए गए थे। अब यहाँ पर देखना है कि जब 1946 में बिहार में प्रांतीय चुनाव, बिहार विधानसभा का प्रांतीय चुनाव करवाया गया, तो इसमें किसको किसको कितना सीट मिला, ये काफी महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। देखिए, तो 152 में जो 98 सीट था वह मिला था कांग्रेस को। कांग्रेस तो बड़ी पार्टी थी, उनको मिलवे करेगा, ठीक। अब यहाँ पर हमारा आता है मुस्लिम लीग का। तो पहले में जो मुस्लिम लीग का मिला था ना, जब फर्स्ट बार मंत्रिमंडल बनाया गया था, उसके बाद में देखिएगा यहाँ पर उसकी मुस्लिम लीग की संख्या बढ़ गई। उसका कारण जानती हो क्या है? देखो, 34 सीट हो गया हमारा मुस्लिम लीग का, क्योंकि अब मुस्लिमों में भी एजुकेशन आने लगा और मुस्लिम के नेता भी संसद भवन में पहुंच गए थे, मुस्लिम के नेता भी बिहार विधानसभा पहुंच गए थे। तो उनसे जागरूकता फैला, तो लोगों में जागरूकता आया, राजनीतिक जागरूकता आया, तो वो इलेक्शन में ज्यादा पार्टिसिपेट करने लगे। तो प्रांतीय चुनाव में 152 सीट में जब इलेक्शन करवाया गया, तो सबसे ज्यादा सीट किसको मिला? 98 सीट मिला था हमको, कांग्रेस को। 34 सीट मिला हमारा मुस्लिम लीग को। बात समझ में आया? और यहीं पर देखिएगा, एक और पार्टी का नाम आता है, उसको बोलते हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस। उसको 5 सीट मिला था। देखो, उसको लिखते हैं मोमिन कॉन्फ्रेंस, मोमिन कॉन्फ्रेंस, ठीक। अब यहाँ सबसे मजेदार बात है क्या कि एससी का एको को सीटें नहीं है, मतलब जीत में नहीं किया कोई आदमी एससी का, है ना। जो भी रहा हो मामला, उससे हमको बहस नहीं है। लेकिन जो एसटी का प्रतिनिधित्व है, तो एसटी के 3 ठो व्यक्ति विधायक बन करके गए, अनुसूचित जनजाति के 3 व्यक्ति चुन करके आए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि 12 व्यक्ति जो था, सदस्य जो था, वह निर्दलीय चुन करके आया। इसको बस ध्यान रखना आप लोग अच्छे तरीके से, है ना। कि सेकेंड बार जब बिहार विधानसभा का चुनाव करवाया गया चांदनी, तो कांग्रेस को 98 सीट आया, मुस्लिम लीग को 34 सीट लाया, मोमिन कॉन्फ्रेंस को 5 सीट लाया गया, अनुसूचित जनजाति के लिए 3 सीट आया, और निर्दलीय भारत का चुन करके। यही पूछा जाता है कि सेकेंड बार कितना निर्दलीय चुन करके गया था। तुम बताओ तो नीता, पहला बार जब चुनाव हुआ था तो कितना निर्दलीय विधायक आया था जीत करके? 24। सही बोल रही हो कि झूठ बोल रही, बताइए तो करा। 24 सर, सही है। विद्या कसम सही बोल रही हो? हाँ, विद्या कसम नहीं खाएंगे सर। 24 निर्दलीय था, उसको 20 मिला था। दोबारा बार में देखिए 12 आया, तो ये समझ में हमको आ गया। अब क्या हुआ कि जब ये इलेक्शन हमारा समाप्त हो गया, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस का सीट जब आया, तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री हमारा ये नहीं बनेगा, नीतीश कुमार बनेगा मुख्यमंत्री? नहीं। कौन बनेगा? कांग्रेस की सरकार बनी। और कांग्रेस के सरकार के नेतृत्व किसने किया बिहार में? एक बार फिर से श्री कृष्ण सिंह ने किया।
श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में क्या हुआ, बिहार में दूसरी बार कांग्रेसी मंत्रिमंडल का क्या बना, सरकार बना। ये ध्यान रखना, दूसरी बार हम बोलते हैं उसका पीछे कारण है, बीपीएससी पूछेगा तो घूमना नहीं है ज्यादा। बिहार में दूसरी बार क्या बना, कांग्रेस की सरकार बनी या कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया, मंत्रिमंडल का गठन किया गया, जिसके मुखिया कौन हुए, हमारे कृष्ण सिंह, यानी ये अब हमारे हो गए चीफ मिनिस्टर। अब जरा बताओ तो पल्लवी, अगर तुम जिंदा हो क्लास में, तो हमने बोला कि कृष्ण सिंह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसका डेट हमारा आता है 2 अप्रैल 1946, यानी 2 अप्रैल को 1946 ईस्वी को क्या किया गया, इनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई। किसके द्वारा दिलवाया गया, तो वहां राज्यपाल का नाम अभी बताते हैं, आप लोग अभी मत पूछिएगा। अब बताओ तो कि पहली बार इसने शपथ कब लिया, कोई देखेगा नहीं। पहली बार ये मुख्यमंत्री कितने तारीख को बना था, 20 जुलाई 1938 नहीं है नीता, 37 है। अब यहाँ देखिएगा, हमने एक वर्ड यूज किया है, मंत्रिमंडल का गठन किया, बात समझ में आया। तो भाई वित्त मंत्री कौन बनेगा, विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, यही क्वेश्चन है ना। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इनके मंत्रिमंडल में यानी कृष्ण सिंह के कैबिनेट में और कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, पूछा जाता है कई बार, है ना। तो लिख लो, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद महमूद, जल्दी लिखो, अनुग्रह नारायण सिंह, सैयद महमूद, विनोदानंद झा, विनोदानंद झा, अभी बोला विनोदानंद झा नहीं, पहले भी एक आदमी थे, मर गए बेचारे, बहुत पुराने आदमी थे, ठीक। आचार्य बद्रीनाथ वर्मा, आचार्य बद्रीनाथ, आचार्य बद्रीनाथ वर्मा। सर क्लास कब स्टार्ट की? क्लास हम किए हैं 8 साढ़े 8 के आसपास किए हैं, तुरंत शुरू ही हुआ है। उसके बाद लिखो जगलाल चौधरी, जगलाल चौधरी, रामचरित सिंह, रामचरित मानस लिखते हैं ना, रामचरित सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, लिख लिए सारे बच्चे। अब लिखना अब्दुल कय्यूम अंसारी, अब्दुल कय्यूम अंसारी, अब्दुल कय्यूम अंसारी, अब्दुल कय्यूम अंसारी, ठीक। अब यहाँ ध्यान देना, कई बार शायद आप लोगों को नहीं जानकारी होगी। देखो 1936 में भी, जब 46 में भी जब इनका क्या गया, जब 37 में भी इनका सरकार बना था, किनका, कृष्ण सिंह साहब का, 1-2 मुस्लिम नेता थे जिनको की जो चुनाव जीत करके आए थे, उनको मंत्री नहीं बनाया गया। ध्यान से सुनो हमारी बात, 37 में भी कुछ ऐसे विधायक थे जो चुनाव जीत करके आए और वो कांग्रेस की कृष्ण सिंह का साथ दिया, वो उनको, लेकिन उनको मंत्री पद नहीं दिया गया, केवल विधायक बन के रह गए। सेकेंड बार में क्या हुआ, सेकेंड बार में जो सर हमने नाम लिखवाया है, इतने ही व्यक्ति मंत्रिमंडल में थे, जितना नाम लिखवाया उससे ज्यादा मत पढ़ना, वही रट लेना याद से। पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सेकेंड टेन्योर में कृष्ण सिंह का मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं था, तो जो नाम लिखवाया है उसको याद रखो, बाकी जो नहीं आएगा उसको टिक माना कि वो नहीं थे। तो इसमें देखो तो तुम, हमने 2 मुस्लिम का नाम लिखवाए हैं ना। पहला मुस्लिम के नाम क्या लिखवाए थे, सैयद मोहम्मद, कौन महमूद, सैयद मोहम्मद, मोहम्मद नहीं, महमूद, महमूद, हाँ महमूद बोलते हैं उसको, तुम्हारा हिंदी बहुत गलत है। सैयद महमूद और दूसरा है अब्दुल कय्यूम अंसारी, बात समझ में आया। तो चूंकि सैयद महमूद भी मुस्लिम थे, ये भी मुस्लिम थे, तो दोनों को मंत्रिमंडल में ले लिया गया कि ठीक है आपको हम मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं। लेकिन जो सैयद महमूद साहब थे उनको मंत्री नहीं बनाया, उनको देखावटी लोटा पहना दिया, एक भाई तुम देखावी का मंत्री रहो। अब्दुल कय्यूम साहब को कृष्ण सिंह ने अपने मंत्रिमंडल में मंत्री का पद दिया। तो आपसे पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के पहले मुस्लिम थे जिन्होंने कृष्ण सिंह के सरकार में मंत्री का पद धारण किया? तो दिमाग में फोटो खींच करके बैठा लो, अब्दुल कय्यूम अंसारी, अब्दुल कय्यूम अंसारी। सबसे बड़ी बात क्या है, जो अंसारी होता है
वो मुस्लिम वाला की जाति पात मतलब जाति का क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन अंसारी को शायद ओबीसी में आता नहीं, ये क्या नाम है उसका, मुसद्दर, अब तो शायद एबीसी कर दिया है बिहार में। तो जब इनको मंत्री बना दिया गया तो बिहार में जितने भी मुस्लिम लोग अंसारी जैसे जो दर्जी हो गए या फिर जो छोटे मोटे काम करते हैं काटने उठने वाले ना चीनों में बेचते हैं, सारे समुदाय को इन्होंने जोड़ लिया कृष्ण के सामने, है ना। तो काफी ये गेम खेला शुरू से ही, आई बात समझ में। ये हमको बस ध्यान रखना है चीजों को जो अभी हमने आपसे डिस्कस किया। आगे हम चले। सैयद अब्दुल अंसारी के बारे में आप क्या बताएं? सैयद कयूम अब्दुल नहीं है, कयूम है, कयूम है सर। हाँ देखो किस लिख रहे क य आधा य संयुक्त यूम, कयूम अंसारी। हमने इनके बारे में बताया कि यह बिहार के पहले मुस्लिम थे जिन्होंने मंत्री का पद धारण किया श्री कृष्ण सिंह के दूसरी सरकार में, पहला में नहीं तो किसमें, दूसरी सरकार में। आपसे पूछा जाता है पहले मुस्लिम ये लीडर कौन थे, मंत्री प्रधान करने वाले। अब यहाँ पर देखो 46 में क्या हो गया, इनका आराम से काम चलता रहा, मुख्यमंत्री भी बन गए बेचारे। अब देखती हो कि 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, हम आजादे हो जाते हैं। लेकिन इस बीच माइक बंद करो सारे बच्चे रहो, इस बीच में कौन सी घटनाएं घटती हैं? इस बीच में घटनाएं घटती हैं क्या कि भारत में संवैधानिक विकास की यात्रा शुरू होती है। भाई कैबिनेट मिशन हम लोगों ने पढ़ा है, इस बीच में कितना भाषा आंदोलन हो गया हुआ होता है। भारत में संवैधानिक विकास करने के लिए या संविधान के निर्माण करने का तलाश करना, खोज करना कि भाई कौन कौन से योग्य व्यक्ति हैं जो संविधान निर्माण कर सकते हैं। इसका ज्यादा डिटेल तो पॉलिटी में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, अभी यहाँ पर खाली हम बिहार के संदर्भ में पढ़ेंगे। आगे चले। अब देखो इसी बीच में क्या होता है, जब हमने 2 अप्रैल 1946 को मुख्यमंत्री साहब बन जाते हैं तो जुलाई में क्या आता है कि जुलाई 1946 में क्या दें, रिवीजन नहीं करते हैं करना आप करते हैं सर, तो कहा ना 37-35 बोलते रहते हैं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, थोड़ा कंफ्यूज हो गया सर। देखिए क्वेश्चन आपसे बन जाएगा हम जान रहे हैं, लेकिन तो एडमिन के लिए तो कॉन्फिडेंस आएगा आप लोग, ठीक है ना। देखो अब हमने क्या कहा है कि अप्रैल में इनका क्या नाम होगा, ये सीएम साहब बन जाते हैं हमारे, बात समझ में आया, मुख्यमंत्री साहब ये बन जाते हैं हमारे श्री कृष्ण साहब। अब अप्रैल के बाद में क्या होता है कि जुलाई 1946 ईस्वी में घटना क्या होती है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर कि भारत में संविधान के निर्माण का काम शुरू हो जाता है बहुत तेज स्तर पर। यहाँ ध्यान देना कि जुलाई 1946 में क्या होता है कि कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर, कैबिनेट मिशन पढ़े हैं ना सारे बच्चे, कौन कौन से व्यवस्था अपना वो हिस्ट्री में देख लेना है। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारे भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को क्या करता है, चालू कर दिया जाता है। और इसके लिए क्या किया जाता है, भारत में एक संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा भवन होगा, ऐसा मतलब ऑफिस होगा जिसमें कि जो भी लोग कहाँ से प्रांतों से चुन करके आएंगे और अच्छे अच्छे लोग आएंगे, ताकि इनका बस एक ही काम होगा क्या कि भारत में संविधान के निर्माण करना, संविधान में कौन कौन से उपबंध जोड़े जाएंगे, कौन कौन सा अनुच्छेद जोड़े जाना है, कौन कौन सा अनुसूची जोड़े जाना है, बस उनका यही काम था। यानी संविधान सभा जो था हमारा वो केंद्रीय विधायिका से अलग एक संगठन था। ध्यान रखना, भारत का संविधान सभा जो था वह केंद्रीय विधायिका से एक अलग का विंग था, एक अलग का संगठन था, जिसका एकमात्र काम क्या था, भारत में संविधान निर्माण के को पूरा करना, संविधान निर्माण की गति को आगे बढ़ाना। यहाँ ना तो कोई कानून बना सकता था, ना तो कोई अध्यादेश जारी कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, बस एक ही काम था कि आपको संविधान बनाना। अब देखो कैबिनेट मिशन ने जब कह दिया कि भाई अब तुमको संविधान बनाना है, तो अब नेहरू चाचा बहुत आगे बोले कि हाँ हम बना लेंगे, हम बना लेंगे। लेकिन नेहरू साहब कूद देते थे अम्बेडकर के बल पर, ये तो वो भी वकील, उनको पता था कि अम्बेडकर ही बना सकता है। भाई लॉ के उनके पास इतना डिग्री था कि अभी तक कोई नहीं उनका अचीव कर पाया है डिग्री को, अम्बेडकर साहब की डिग्री को। यही बात समझ में, उन्होंने कहा कि हम कर लेंगे। अब हिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में देखना। अब देखो जब संविधान सभा का गठन कर दिया गया तो उस समय हमारे पास कितने प्रांत थे, चांदनी 11 प्रांत था ना, तो सभी प्रांतों से क्या हुआ, कुछ न कुछ सीट आरक्षित कर दिए गए। क्या किए गए कि सभी प्रांतों में कुछ सीट आरक्षित कर दिए गए, तो पूरा सीट मिलकर के संविधान सभा के सदस्य का घोषणा किया गया कि इसमें कितने सदस्य बैठेंगे। उसकी संख्या थी हमारे यहाँ 296, यानी जनसंख्या के आधार पर और प्रांतों का जो सीमा किया गया
प्रांतों का जो सीमा का क्षेत्रीयकरण किया गया, उसके आधार पर नवगठित संविधान सभा में कुल 296 सीट क्या किए गए, तय किए गए। और इसका चुनाव कहाँ से किया जाएगा, तो इनका चुनाव किया जाएगा प्रांतों से। आपसे यूपीएससी चाहे बीपीएससी का क्वेश्चन देखे होइएगा कि संविधान सभा के सदस्य चुने जाते थे, याद आ रहा है आप किसी बच्चे को, कहाँ से, सीधे प्रांतों से, डायरेक्ट सेवा रहेगा, सीधे प्रांत से चुन के कहाँ बैठेगा, कोई मीडिएटर नहीं बीच में, याद आ रहा है। क्वेश्चन सब यहीं से निकल कर सारे, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्वेश्चन है ये पढ़ने का। तो अब प्रांतों से चुन करके आएंगे तो सीट की संख्या कितनी कर दी गई हमारे यहाँ, 296। आई बात समझ में। अब यहाँ देखिएगा क्या कि 296 सीट तय कर दिया गया, तो किसी बच्चे को पता है कि इसमें बिहार को कितना सीट आवंटित किया गया था? अगर किसी महानुभाव को पता हो कि 296 में देखो इसमें 11 प्रांत था ना, पल्लवी, नीता, कौन कौन रहा होगा? हमारा बंगाल है, बिहार है, उड़ीसा है, मध्य प्रांत है, उसके बाद की मध्य प्रदेश है, बम्बई है, मद्रास है, जितने प्रांत हमने पढ़ाया था, आसाम है, सबका कुछ न कुछ सीट दिया गया था, तब ना मिलकर 296 होगा। तो बिहार को कितना सीट मिला था? 36 सर। 36 मोटका किताब में पढ़े हो ना, इसीलिए 36 बोल रहे हैं। अभी 3 को एक्स्ट्रा नाम लिखवाते हैं, क्लेम करना झाजी पर। उस किताब में इतना कभी गलती, देखो ये बिहार में ना इनके लिए 39 सीट आवंटित किए गए थे। जिस किताब में 36 पढ़ते हो ना उसको काट के हटाओ, 39 सीट था इसमें। यूपीएससी में अगर रह दिया तो सर 36 और 39, तो 39 देना, हम 39 जो बता रहे हैं ना आपको, गाँव के ना बिहार विधानसभा.in पे सब उसमें डिटेल मिल जाएगा कितने लोग थे, है ना। ये भी तो सरकारी सरकारी नहीं है किताब, वो हिंदी के अकादमी एक सरकार उसको फंड देता है ना, समझ में। तो झटिया का जो किताब है इतना गलत लिखा, शुद्ध लिखा होगा ना, एक तो भाषा का संयोजन उसमें नहीं किया गया, आई बात समझ में, किसी चीज का भी कहीं जोर दिया गया हुआ है। अजीब लगता है सर पढ़ने। हाँ, अजीब नहीं, अजीबो गरीब लगेगा आपको पढ़ करके, कहीं से कुछ भी बोल देता है। हाँ, कुछ भी बोल देता है ना, सरकारी रहने का प्रमाण दे रहा था नहीं, उसको तो मान्यता देता ही नहीं है ना, हिंदी का बात नहीं मान्यता देता, वो हम इसलिए पढ़ते कि वो किताब सस्ती मिलती है, यही बात समझ में। देखो तो 39 सीट आवंटित कर दिए गए थे, और इस 39 सीट में केवल और केवल एक ही महिला जो था, एक ही महिला बिहार से जो था चुन करके यहाँ गई थी, उसकी चर्चा हम अभी कुछ देर बाद करते हैं। पहले हम यह समझ लेते हैं, फिर से हम दोहराते हैं, सारे बच्चे समझ लो अच्छे तरीके से कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि अब हमारे भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसके लिए क्या किया, एक संविधान सभा का गठन कर दिया गया। इस संविधान सभा में 296 सीट को आवंटित कर दिए गए, और इनका चयन कहाँ से होता था, प्रांतों से चुन करके प्रतिनिधि आएंगे। तो जो 11 प्रांत हुआ करते थे ना, उनमें से 11 प्रांतों से चुन करके कितने आएंगे, 296 आएंगे। इस 296 में से जो 39 व्यक्ति थे, उस 39 व्यक्ति का आवंटित सीट किया गया बिहार का, यानी जो अभी वर्तमान में बिहार देख रहे हैं और झारखंड देख रहे हैं, यहाँ से 39 व्यक्ति चुन करके आएंगे, और कहाँ बैठेंगे, संविधान सभा में बैठेंगे। देखते हो, सचिदानंद सिन्हा साहब आए थे, राजेंद्र प्रसाद साहब आए थे, JB कृपलानी साहब आए थे, तो सबकी चर्चा भी करेंगे, हम नाम लिखवाते हैं सबका। अब इस 39 सीट में जो, अब देखो कि एक चीज और महत्वपूर्ण यहाँ जान लो कि 296 सीट्स में ना जो पूरा था, तो इसमें महिला का कितना था और पुरुष का कितना था, यानी मेल कितने मेंबर थे और फीमेल कितने मेंबर थे, यह जान लीजिए कि 296 में मात्र और मात्र 15 महिलाएं जो थी वह चुन करके कहा गई संविधान सभा में। तो इसको घटाओ कितना होता, 296 से 15 है ना, 1 8 281 हुआ ना, और 281 सदस्य वह पुरुष थे। कितना नाइंसाफी है बताओ, यानी 281 पुरुष था और 15 महिला था इस संविधान सभा में। अब हमने यह चर्चा किया है कि जो 15 महिला था ना, उस 15 में से मात्र केवल और केवल एक ही महिला ऐसी थी जिनका, लड़ी तो 5-6 व्यक्ति महिला खड़ी थी, लेकिन एक ही महिला जीती थी, जो कहाँ से था, बिहार से जीती थी। उनका नाम क्या है, उनका नाम है सरोजनी नायडू। पूछा जाता है आपसे, है ना, जो बाद में क्या बनी, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी, प्रथम महिला थी जो राज्यपाल बनाया गया इनको। तो यह ध्यान रखना, फिर से सुन लो सारे बच्चे, रिपीट कर देते हैं, टेलीकास्ट कर देते हैं दोबारा। 296 सीट में से 15 सीट पर कौन जीत करके आया, महिला। देखो आरक्षित नहीं किया गया था महिला के लिए, बस की महिला खड़ा हो, जितना जीत के आएगा अपना जीता जाएगा।
तो महिलाएं तो बहुत खड़ी हुई, लेकिन 15 महिला जीत करके यहाँ पर आई संविधान सभा में। 281 के आए पुरुष हमारे आए, और बिहार को सीट दिया गया था 39, इसमें से एक महिला थे और बाकी 38 जो था वह कौन था? पुरुष था, पुरुष प्रजाति के लोग थे। बात समझ में आया? अब देखो कि इन सब का नाम जो है ना, नाम हालांकि लिखना नहीं है आपको, खाली जो व्यक्ति का नाम है ना उसको लिख लो। तुमको तुम सब लोग बच्चों के पास में ना इम्तियाज साहब की किताब होती है, उसमें बहुत कंसाइज लिखा है, नहीं लिखा होगा, है ना? तो 1 से लेकर के 39 तक लिखना नाम, है ना? और स्पीड में लिखना, दिक्कत होगा तो फिर रिपीट हम कर देंगे, घबराना नहीं। लिखो, सबसे पहले लिखो सच्चिदानंद सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, सारंगधर सिन्हा, सत्यनारायण सिन्हा, ठीक है? विनोदानंद झा, श्री कृष्ण सिंह, श्यामनंदन सहाय, हुसैन इमाम, सैयद जफर इमाम, पटना के इमाम साहब चाहिए, सैयद जफर इमाम, लतीफुर रहमान, आगे लिखो मोहम्मद ताहिर, बाबू गुप्तनाथ सिंह, अमीय कुमार घोष, अमित मत लिखना, अमीय कुमार घोष, अमीय बोल के लिख लिए हैं, रॉ नहीं है, य पर क्या उसको बोलते हैं, यमला पगला दीवाना। अमीय कुमार घोष, भागवत प्रसाद, जदुवंश सहाय, महेश प्रसाद सिन्हा, सरोजनी नायडू, गुप्तनाथ सिंह बोल दिए हैं, हाँ तो हो गया है। अगला लिखिए तजामुल हुसैन, बोनीफास लकड़ा, कमलेश्वरी प्रसाद यादव, बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, अच्छा जो झुनझुनवाला टाइटल है ना, आपको बिहार में कहाँ मिलता है? जानकारी किसी को बताओ तो नमिता, कहाँ मिलता है झुनझुनवाला? पूरा नाम क्या बोला? बनारसी प्रसाद, पूरे बिहार में ना आपको जो झुनझुनवाला खाली भागलपुर में मिलेगा। ये लोग मारवाड़ी समुदाय से आते हैं, गुजरात से इनका पूर्वज माइग्रेट यहाँ पर हो गए। जो भागलपुर में सिल्क उद्योग ज्यादा डेवलप है ना, पहले लोग यहीं पर आके बस गए हैं, तो ये भागलपुर के थे बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला। ठीक, अब लिखो ब्रजेश्वर प्रसाद, चंद्रिका राम,
केटी शाह, केटी शाह, केटी शाह, केटी शाह। दीप नारायण सिंह, दीप नारायण सिंह, देवेंद्र नाथ सामंतो, देवेंद्र नाथ सामंतो, देवेंद्र नाथ सामंत, सामंत बोलते हैं ना, वही सामंत का सामंतो हो गया। जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल, जगत नारायण लाल, जगजीवन राम, जगजीवन राम, जयपाल सिंह मुंडा या जयपाल सिंह, इनको कहीं भी किताब में लिखा होगा, दोनों एक ही हैं। जयपाल सिंह मुंडा को या फिर जयपाल सिंह नाम को, दोनों एक ही है। कामेश्वर सिंह, दरभंगा के महाराज थे कामेश्वर सिंह, कामेश्वर सिंह दरभंगा महाराज कामेश्वर सिंह। महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्ण बल्लभ सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, रामेश्वर प्रसाद सिंह, रामेश्वर प्रसाद सिंह, पीके घोष। तुम मनु लिख लो किताब में, जो मोटे तुम रखे हो ना, 3 नाम लिख लो, तुमको लिखवा देते हैं। पीके घोष उस किताब में नहीं दिया हुआ है, बहुत गलती करके रखे हुए हैं। अब अगला होगा फूलन प्रसाद वर्मा, लोगों लिख लिए, पीके घोष, फूलन प्रसाद वर्मा, राय बहादुर, राय बहादुर, श्री नारायण मेहता, श्री नारायण मेहता। चलो, अब सारे बच्चे ने लिख लिया है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो बिहार, हाँ सर मेरा 2 छूट गया है, ऊपर से थोड़ा बोलेंगे। पीके घोष, नहीं सब फर्स्ट वाला छूट गया। सचिदानंद सिन्हा के बाद जो लिखा है ना, बताओ कोई लिखा है तो बता दो। ध्यान नहीं कौन सा चीज बताए हैं, कोई लिखा है तो बता दो, बोल दो, बच्चे लिख लेंगे। सचिदानंद सिन्हा, सारंगधर, हाँ उसके बाद सारंगधर सिन्हा, नारायण सिन्हा, फिर विनोदानंद झा, उसके बाद बताइए, उसके बाद बताइए। उसके बाद श्री कृष्ण सिंह। हाँ रुक जाइए, और श्याम नंदन से, क्या? श्याम नंदन साय, हो गया। मनु लिख लियो, 3 नाम लिखवाए यहाँ पर। पूरा लिख लिया सर 39। नहीं किताब में तुम लिख लो 3 ठो जो। हाँ वो अपडेट कर दिए हैं सर। हाँ सब पागल है झाजी बेचारे, वो है ना, कुछ कुछ लिख देते हैं। अब देखो ध्यान, उनका कुछ पढ़ाई भी नहीं है सर, पता नहीं अपने बारे में कुछ नहीं कहते। वो कुछ नहीं है, कॉलेज में प्रोफेसर कुछ डिग्री नहीं है, समझे ना, पागल हो जाएगा बच्चा पढ़ करके। हम तो गए थे, क्योंकि हम जब भी पढ़ना जाते हैं किताब कुछ न कुछ लेकर के आते हैं, तो वहाँ गया तो सोचा बिहार की किताब है, लेकर के लेकिन तो पूरा हमारा ही किताब का पूरा कॉपी करके रखा, सेम चीज वही लिखा हुआ है। देखो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान दो सारे बच्चे, माइक ऑन कर लो। अब देखो हमारा क्या हुआ कि हमारे भारत में संविधान सभा का निर्माण हो गया, और हमारे बिहार से कितने प्रतिनिधि चुन करके गए? 39 प्रतिनिधि चुन करके गए। ठीक है कि भाई आप आइए और संविधान को बनाइए। लेकिन है ना, बिहारी तो सबसे मस्त आदमी होता है बेचारा। इसमें से क्या हुआ, 30 व्यक्ति गए और 9 व्यक्ति क्या हो गया, अनुपस्थित थे, है ना। अब कौन कौन थे अनुपस्थित, उसी में से कोई व्यक्ति रहे होंगे तो वो तुमसे नहीं पूछेगा,
अगर चाहिए तो तुमको हम भेज देंगे अलग से व्हाट्सएप पे कि कौन कौन अनुपस्थित है, वो महत्वपूर्ण नहीं। बस ये जानना कि 30 व्यक्ति यहाँ पर जब भी संविधान सभा का पहला बैठक किया गया था 9 दिसंबर को, तो वहां पर क्या हुआ कि पहला बार ये शामिल किए गए थे 30 व्यक्ति उपस्थित थे, बाकी 9 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए हुए थे, है ना। अब यहाँ पर देखो जो 39 व्यक्ति चुन करके आए कहाँ पर संविधान सभा में, संविधान सभा में सारे के प्रांत से चुन करके चले आए हमारे पास। यानी अब इस संविधान सभा में कितने व्यक्ति हो गए पहले भी 296। हम खाली बिहार का दिए हैं तो बिहार का चुनाव हम करवा लिए। जब 296 व्यक्ति चला आया तो अब सब लोग मीटिंग हो, पहला बार मीटिंग आहूत करता है तो सारे बच्चे लोग आ गए, सारे मतलब बच्चे बोलते हैं सांसद लोग आ गए चुन करके। अब हुआ क्या कि मीटिंग किया जाए कि भाई पहला बार जब सब लोग चुन करके आए हैं तो कैसे संविधान का निर्माण किया जाए, सोर्स कहाँ कहाँ से लिया जाएगा, किसकी बात को हम आधार मानेंगे, ये सब तो चर्चा करेगा नहीं चर्चा करेगा। आई बात समझ में। तो अब क्या हुआ, इसी के बाद में ना 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारत के इतिहास में एक युगांतकारी और सबसे महत्वपूर्ण तिथि माना जाता है और हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या विशेष है नीता कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक होता है। यहाँ लिख लेंगे आप लोग कि भारतीय संविधान सभा की जो संविधान सभा बन करके आया है ना, इसी संविधान सभा की क्या होती है, पहली बैठक होती है, पहली बैठक होती है। अब यहाँ ध्यान दो सारे बच्चे, पहला बैठक तो हुआ लेकिन होने से पहले भाई कोई अध्यक्ष होता है ना कि नहीं होगा, अध्यक्ष होगा। तो जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ तो जब सब लोग पूरा मीटिंग हॉल में आ गया सब लोग चुन करके, तो अब बात हुआ क्या कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए। भाई बिना अध्यक्ष से कोई संसद कोई ये विंग का तो नहीं महत्व रहता है, कोई आयोग का महत्व नहीं रहता है, तो अध्यक्ष किसको बनाया जाए। तो आपको हम हमेशा पांचवी क्लास में चर्चा किए हैं कि 11 प्रांत में सबसे ज्यादा एक्टिव राजनीति कहाँ का था, बिहार का था, अभी भी है एक्टिव राजनीति बिहार का। तो वहां पर एक हमारे संविधान सभा में एक और व्यक्ति चुन करके आए थे, उनका नाम था जेपी, क्या नाम है क्या, हाँ जेबी कृपलानी, है ना। अब सब लोग बोला गया कि भाई इसको बनाओ उसको बनाओ उसको बनाओ, अपने हिसाब से लोग करता चला गया। तो जब जेबी कृपलानी साहब तो उन्होंने कहा कि नहीं, बुजुर्ग थे और काफी इनका सब लोग सम्मान करता था, क्योंकि देख रहे इनका नाम महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ था, जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ घूमने चले जाते थे और काफी मतलब पढ़े लिखे थे और इनका पैठ बहुत अच्छा था राजनीति में। जो भी लोग थे चाहे बिहार के हों, बंगाल के हों, आसाम के हो, किसी और प्रांत के, उसकी बहुत घूमे थे ये गांधी जी के साथ में, सब लोग उनको जानता था। तो सब लोग जब पूरा हॉल में हाँ करने लगा तो कृपलानी साहब बोले सब लोग बैठ जाओ, हम बोलते हैं, हाँ सर बोलिए। इन्होंने कहा देखिए कि संविधान सभा में क्या है कि हम लोग को भारत का संविधान बनाना है ना, तो किसी एरू को तो हम नहीं बना देंगे अध्यक्ष, यानी हम उसी को ना बनाएंगे जिसने संविधान के महत्व को समझा हो, जो संविधान को क्यों बनाना चाहिए इसकी भावना को समझ रहा हो, जो अपमान झेला हुआ हो कि हम बिना संविधान के हम अस्तित्व विहीन हैं, जो सक्रिय राजनीति से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो, जिनका पैठ हो, जिनकी समझ हो, जिनके पास कानून का ज्ञान हो। तो भाई उतना दूर में सबसे पढ़े लिखे कौन व्यक्ति थे, तो हम देखते हैं और फिर अलग उनका विंग था, उनको छोड़ दिया जाए, उनको लोग नाम बता रहे, उनको नहीं कोई बनाया, क्योंकि उनका समर्थन कम था, चूंकि दलित व्यक्ति थे, सबसे बड़ी बात है दलित था ना, उनको समर्थन नहीं मिला इसलिए उनको नहीं बना दिया गया। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, इसमें सबसे योग्य व्यक्ति हमको लगता है और हम तुम लोग से गुजारिश करते हैं कि जो बिहार के माननीय सच्चिदानंद सिन्हा साहब हैं उनको क्या बनाओ, तुम अध्यक्ष बनाओ। आई बात समझ में। तो सारे बच्चों को तो यह पता है कि संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा था, लेकिन कभी बीपीएससी पूछ दिया कि किसकी सिफारिश पर इसको बनाएगा तो क्या बोलोगी, सोचोगी भाई साहब कहाँ पढ़ेंगे, नहीं मिलेगा तुमको, है ना। यही डाला कि जेबी कृपलानी साहब ने सभी व्यक्तियों से अनुरोध किया और अंतिम आदेश भी दिया कि सच्चिदानंद सिन्हा साहब को ही क्या बनाया जाए, संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। यानी क्यों, क्योंकि एसएससी सिन्हा को, क्योंकि ये सबसे योग्य व्यक्ति है, जुझारू है, कर्मठ है, नहीं होता मुखिया में होता योग्य उम्मीदवार, जुझारू कर्मठ शिक्षित, वही डायलॉग में हम बोले थे। तो इनको क्या किया गया, बना दिया गया। और यहाँ ध्यान रखना यह जो था वास्तव में अस्थायी सदस्य थे, परमानेंट नहीं थे। अस्थायी का मतलब होता है कि जब हमको कार्यवाही शुरू करना है तो जब तक एक परमानेंट अध्यक्ष हमको नहीं नियुक्त कर दिया जाता है तब तक हम क्या करेंगे, इसको हम नियुक्त कर देते हैं, बना दिया जाता है। यहाँ तक समझ में सारे बच्चों को आ गया कि नहीं समझ में आया, ये बताओ।
आ गया। सही में आ गया सारे बच्चों को? आगे बढ़े, आगे चले। अब देखो इसी बीच में क्या हुआ, जी सर। पहला मीटिंग हुआ, दूसरा, यानी देखो 9 तारीख को और 10 तारीख को 2 दिन क्या हुआ, मीटिंग हो गया। तो 10 तारीख को जब संविधान सभा में बहस हो रहा था ना कि कौन सा अनुच्छेद को लेंगे नहीं लेंगे, तो इसमें 4 बजे के बाद शाम में क्या हुआ कि मीटिंग किया गया कि भाई ये तो अस्थायी सदस्य हैं, यानी अब हमको एक अस्थायी सदस्य बनाने की जरूरत पड़ेगा ताकि उनके दिशा निर्देश में हम संविधान सभा के कार्य को आगे बढ़ाएं, संविधान निर्माण की प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएं। तो जब मीटिंग हुआ तो मीटिंग में क्या किया गया, वोटिंग किया गया। तो वोटिंग किया गया तो सब लोगों ने अपना अपना उम्मीदवार खड़ा किया कि हम भाई अध्यक्ष बनेंगे। तो इसमें भी क्या किए, एक हमारे बिहार के ही थे राजेंद्र प्रसाद साहब, वो भी खड़े हो गए। तो चूंकि ये बहुत डाउन टू अर्थ व्यक्ति थे और पढ़े लिखे भी थे, जिनका भी सम्मान लोग करता था राजनीति में, तो सारे व्यक्ति था अपने हाथ उठा के बोल दिए कि हाँ हम इनका समर्थन करते हैं, हम इनका समर्थन करते हैं। मतलब क्या कि राजेंद्र प्रसाद साहब क्या हुए, सर्वसम्मति से 11 दिसंबर को, 10 को तो मीटिंग हो गया, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को क्या बन गए, हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए। अस्थायी क्या बन गए, अध्यक्ष बन गए। और यह अध्यक्ष तब तक बने रहे जब तक कि हमारा देश आजाद नहीं हो गया। क्लियर, समझ में आया सबको बातें? कंफ्यूजन है? आगे बढ़े हम। अब देखो, यानी 11 दिसंबर को यह बन गए कौन, राजेंद्र प्रसाद साहब। ठीक, ये 2 तिथि याद रखना। क्यों याद रखना? क्योंकि देखो ये भी बिहार से जुड़े हुए हैं, आज सिन्हा चाचा तो ये हैं बिहार से, दोनों दिन से पूछा जाता है कि सिन्हा साहब हो सकता है कि पहला मीटिंग कब किया गया, तो भाई नियुक्त कब किया गया, घुमा के पूछ तो पूछ सकता है ना बीपीएससी। भाई ये डेट तो तुमको सबको याद है कि भारतीय संविधान सभा का पहला बैठक कितना तारीख को हुआ, 13 तारीख को हुआ। पूछ दे कहीं तुमको कि सत्यनारायण सिन्हा को पहली बार संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किस तिथि को नियुक्त किया गया, किस तिथि को बनाया गया, तो बच्चा घूमेगा, ये तिथि होता है। 11 तारीख को कौन हमारा है, राजेंद्र प्रसाद साहब आ गए, और ये देश का आजादी तक रहते चलेगा। अब आप लोग अगर हल्का फुल्का कहीं से पढ़े होइएगा, जानकारी आपको हुई होगी, तो आपको पता होगा कि राजेंद्र प्रसाद में और जवाहरलाल नेहरू जो साहब हमारे थे ना, वो दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी, है ना, दोनों में काफी गहरी दोस्ती थी। और ये लोग हर मुद्दे पर क्या करते थे, आपस में बहस करते थे, वाद विवाद करते थे किसी भी मुद्दे पर, है ना। क्योंकि ये दोनों छात्र नेता थे, दोनों ने छात्र राजनीति अपना यात्रा शुरू किया था, बाद में एक राष्ट्रपति बने, एक प्रधानमंत्री बने। बात समझ में आया? अब क्या होता है कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 13 दिसंबर 1946 को नेहरू चाचा जो हैं, सबके चाचा नेहरू जी क्या करते हैं, संविधान सभा में आते हैं। नेहरू भी तो चुन के आते हैं संविधान सभा में। नेहरू साहब क्या होते हैं, संविधान सभा में आते हैं और अपने साथ यहाँ क्या लेकर के आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। नाम तो सुना होगा सारे बच्चों ने ना। ये क्या लेकर के आते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आते हैं। आपने पढ़ा होगा उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में, ये तो पहले भी पेश किया जा चुका हुआ था। तो जो पेश किया गया था कांग्रेस के अधिवेशन में, उसी को यहाँ उठा करके लाते हैं और बताते हैं क्या कि जो संविधान हम लोग बनाएंगे ना, उस संविधान की रूपरेखा यह होगी। यानी क्या कि सबसे पहले हम संविधान में क्या जोड़ेंगे, प्रस्तावना जोड़ेंगे, उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे, अनुच्छेद जोड़ेंगे, उसके बाद अनुसूची जोड़ेंगे, तब भाग जोड़ेंगे। इनका जो भी क्राइटेरिया रहा, अनुच्छेद में कौन अनुच्छेद रहेगा, कौन अनुसूची रहेगा, कौन सा भाग रहेगा, क्या क्या उसके विषय रहेंगे। तो जितना हम फर्मा देखते हैं ना, जो विषय सूची जिसको बोलते हैं, वह तैयार किया गया था हमारे नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से, है ना। तो जब 13 दिसंबर को नेहरू साहब लेकर उद्देश्य प्रस्ताव आते हैं, तो इस उद्देश्य प्रस्ताव के विषय में सबको जानकारी हो गई होती है कि नेहरू ने ही क्या किया, उद्देश्य प्रस्ताव को लाया था। और इसी के आधार पर हमारे भारतीय संविधान का क्या होता है, निर्माण होता है। आपसे यह पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का आधार किसे कहा जाता है, तो किसे बोला जाता है, हमारे नेहरू के उद्देश्य प्रसाद लिख दिए हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। यही हम आगे चल करके क्या बनता, जो भी वर्तमान हम संविधान पढ़ रहे हैं भारत का, तो ये वास्तव में भारतीय संविधान का यही क्या है, आधार है। भारतीय संविधान का क्या आधार है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनो, संविधान सभा में क्या हो गया, हमारा बैठ गया है ना, पूरे 200 कितना सदस्य मिल पाया था, 296 सदस्य
दिन रात मेहनत किया, डिस्कशन किया, किसी भी मुद्दे पर क्या रखा जाए नहीं रखा जाए। तो जितने भी व्यक्ति चुन करके आए थे हमारे बिहार जिन भी प्रांतों से, उन्होंने एक एक विषय पर बहुत बार विवाद किया, बहुत बार क्या किया, बात किया, विवाद किया। यानी कि एक भारत का संविधान बनाने के लिए इन्होंने लगभग कितना समय लगा दिया, देखोगी अगर हम सबको पढ़ा होगा, किताब में पढ़ी होगी कि कितना समय लगा था। यानी जो भी मेंबर हमारे थे वो बिना थके, बिना, ऐसा तो नहीं कि आराम नहीं करता होगा, किताब में लिखता है तो बोल रहे तो सुनने में अच्छा लगता है, यानी बिना थके, बिना हारे, बिना किसी झिझक के संविधान सभा से मीटिंग करते रहे, वाद विवाद करता रहा। कितना साल तक? 2 साल, है ना। उसके बाद 11 महीना, 11 महीना ना है, 11 माह और 18 दिन। यानी संविधान सभा के जो भी सदस्य थे, सोचो कि बिना खाए पिए, बिना सोए इतना साल तक लगातार डिस्कस करते रहे, और तब जाकर के हमारा क्या बनता है नेता, भारत का संविधान बनता है ना। यानी आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के निर्माण होने में कितना समय लगता है, तो हर किताब में दिया होगा कितना लगता है। यहाँ ध्यान रखिएगा, जब ये संविधान सभा हमारा संविधान निर्माण किया गया, तो जो हमारे पास किताब निकल करके आया उसमें क्या था, उसमें कुछ भाग, कुछ अनुसूची और कुछ अनुच्छेद जोड़े गए थे, है ना। तो आपसे पूछा जाता है कि शुरुआत में जब मेरा भारत का संविधान बना तो उसमें क्या था, भाग की संख्या कितनी थी, अनुसूची की संख्या कितनी थी, और अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, अनुच्छेद की संख्या कितनी थी, है ना। ये तो पॉलिटिक्स में भी आप लोग पढ़े होइएगा, तो जरा कोई बच्चा अगर जानता है तो हमको मार्गदर्शन करे, है ना। कि देखिए भाग जो था अभी वर्तमान में कितना भाग है, 22 तो 22 ही था। अनुसूची जो था वो शुरुआती में 8 था, और अनुच्छेद जो था वो कितना था, 395। हाँ, ये आपसे पूछा जाता है कि आरंभिक संविधान में कितना भाग था, कितना अनुसूची था, कितना अनुच्छेद था, कितना ही था, है ना। फिर बाद में क्या हुआ कि समय जैसे जैसे परिवर्तित होता चला गया, बढ़ता चला गया, तो वर्तमान में यही अनुसूची बस 4 बढ़ गया, तो कितना हो गया, 12, भाग उतना ही रहा। यानी ये क्या था कि प्रारंभिक संविधान में था, समझी चांदनी, और वर्तमान में कितना है, यह 22 का 22 रह गया, 12 भाग है, नहीं अनुसूची 12। हाँ, अनुसूची कहाँ गया, यह 22 भाग हो गया, अनुसूची 12, अनुच्छेद भी कितना है, 395। लेकिन इसमें तो कौखा वाला जोड़ोगी ना, अनुच्छेद 19 1 12 25 है ना सर, नहीं 22 है ना, 25 कैसे वर्तमान में 25 है ना भाग, 25 जो तुम बोल रहे हो ना, ये श्रेषी तो नहीं होता कि भाग 4 का क है ना, ऐसे जोड़ करके तुम बोल रहे हो ना, लेकिन मूल भाग हमारे पास 22 है। और ये देखिएगा ये 400 से प्लस अनुच्छेद है, तो इसकी संख्या होती है घटती बढ़ती रहती है, ये सरकार के अनुसार। अब देखो जब संविधान हमारा बन गया, इसी बीच हम क्या होते हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम क्या होते हैं, आजाद हो जाते हैं। और स्वतंत्र भारत में क्या होता है कि जो 2 महत्वपूर्ण पद होता है, पहला पद होता है हमारे प्रधानमंत्री का, और दूसरा पद हमारा होता है प्रेसिडेंट का। तो स्वतंत्र भारत में क्या होते हैं, जो हमारे जवाहरलाल नेहरू साहब हैं, वह नेहरू साहब क्या होते हैं, हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बनते हैं, और माननीय राजेंद्र प्रसाद साहब क्या बनते हैं, हमारे भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं। ठीक, अब हम आप लोग को आजाद करवा दिए ना जी। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि 47 को तो हम आजाद हो गए, अब यह क्रम ऐसे ही चलता रहा। जैसे कि यह संविधान का जो भाग है, जो अनुसूची है ना, तो यह वास्तव में कुछ अनुच्छेद, कुछ अनुसूची जो था, हम जब आजाद हुए ना 47 को, उसी समय लागू कर दिया गया। और कुछ अनुच्छेद, कुछ अनुसूची जब हमारा संविधान 26 जनवरी 26 जनवरी जब हम गणतंत्र हुए ना पूर्ण रूप से, तो जब हम गणतंत्र हुए तो जो भी संविधान का भाग, जो भी अनुसूची छूटा हुआ था, उन सबको ये क्या कर दिया गया, उन सभी को लागू कर दिया गया। इससे पहले देखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान को स्वीकार कब किया गया, स्वीकार करने की तिथि कब है। तो आप सारे बच्चे जब प्रस्तावना पढ़ते हुए देखिएगा ना, हम भारत के लोग भारत को संप्रभुत्व संपन्न करते करते डॉट नीचे तो नीचे लिखता है ना कि 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, आत्मार्पित करते हैं, लिखा हुआ है ना। तो यही है कि 26 मई से पहले 26 नवंबर 1949 को
पूरे संविधान सभा जोर शोर से बोलता है क्या कि हम भारत के संविधान को सब लोग स्वीकार कर रहे हैं, पूरे भारत का लोग स्वीकार करता है। 3 तिथि याद रखना, आजादी का तिथि तो सबको याद होगा, गणतंत्र का सबको याद होगा। एक तिथि है 26 नवंबर 1949 को कि इस दिन जो है भारतीय संविधान को स्वीकार किया। भाई बिना स्वीकार के कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, स्वीकार कर लिया जाता है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू का होते संविधान को हम गणतंत्र होते ही पूरे भारत में क्या किया जाता है, इसको लागू कर दिया जाता है। तो अब क्या थी, हमने जो यात्राएं शुरू की थी ना, देखो कि जहां से हमने यात्रा शुरू किया था बिहार का, तो बिहार में देखो कितना उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखा है। लाठी खाया, मार खाया, जेल में चला गया, भूख हड़ताल किया, है ना। सिन्हा साहब उनको जूस पिला के श्री साहब द्वितीय विश्व युद्ध इस्तीफा दे दिया। सोनपुर मेला में जो जो घटनाएं सब तुम याद रिकॉल कर लो। यानी अब जितने भी प्रश्न तुमसे पूछे जाएंगे, हमको लग रहा है कि जो भी टॉपिक अभी हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से बिहार का टॉपिक तो डिस्कस हो ही जाएगा, साथ में इसमें से बहुत महत्वपूर्ण ऐसी चीजें हैं जो पॉलिटी में भी तुमसे पूछा जाएगा, तो वो तुमसे बन जाएगा। आई बात समझ में। तो जब हम गणतंत्र हो गए, तो गणतंत्र होने के बाद में हमारे यहाँ एक प्रशासनिक ढांचा का विकास किया गया। प्रशासनिक क्या किया गया, ढांचा का विकास किया गया, जिस ढांचे के आधार पर वर्तमान में जो प्रशासनिक संरचना देखते हैं उस संरचना को स्थापित कर दिया गया, है ना।